तो अम्ल, क्षारक और लवण चल रहा था। अम्ल कंप्लीट कर लिया हमने और क्षारक भी कंप्लीट कर लिया था। और क्षारक में कुछ क्षारों के हमने गुण पढ़े थे। पहला गुण था भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण है वो पढ़े थे कि क्षार है वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जल में डालने पर कौन सा आयन मुक्त करते हैं, OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। और धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर भी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और इसके पास जलती हुई तीली लेके जाएंगे तो कैसी आवाज आएगी, फट फट या पॉप की साउंड। वैसे अम्ल के साथ भी यही होता है और क्षार के साथ भी यही होता है। धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल तो अभिक्रिया करते हैं, लेकिन धातु कार्बोनेटों के साथ क्षार अभिक्रिया नहीं करते। धातु कार्बोनेटों के साथ है वो अम्ल, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं, लेकिन क्षार अभिक्रिया नहीं करते। तो क्षारों के कुछ गुण है वो हमने पढ़ लिए थे। क्षार है वो अम्लों की तरह विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें भी करंट है वो आता है। करंट क्यों आता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, OH माइनस आयन। आज एक नया उसी अम्ल और क्षार लवण से ही रिलेटेड टॉपिक है, उसको लेंगे हम। ये है सूचक, इंग्लिश में कहते हैं इनको इंडिकेटर्स। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक होते हैं सूचना देने वाले। गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इधर की सूचना इधर पहुंचाते हैं, इधर की सूचना इधर पहुंचाते हैं। और उनको कोई सूचना मिली है तो वो आगे वाले को जब तक नहीं सुनाते तब तक उनके पेट में रोटी है वो पचती नहीं है, दौड़न जाया करे होना ठारू। और इतनी सूचना रखा करे कि भाई गाँव में किंग के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो पूरी ले सको और पूरी अच्छी तरह उन्होंने डिटेल में जानकारी दे दे। डिटेल को मतलब वो है कि जितनी जानकारी हो 10% जानकारी है तो 90% आपकी तरफ मिला पर ही भी दे दे, लेकिन सूचना तो जरूर मिली। तो बोने के क्या करे, सूचक ये तो अपन सूचना की चाहिए, या हमें सूचना किस बात की चाहिए, अम्ल और क्षार की, कि कहीं पर अम्ल है या क्षार है इसकी सूचना चाहिए। देखो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, लेकिन हर चीज को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। और क्षार है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, लेकिन उनको भी हम हर टेस्ट है वो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए जो हमें ये बता सके कि यहाँ पर दिया गया आपको कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देने वाले, ये दिया गया जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, इसकी जो सूचना देने वाले पदार्थ होते हैं उन्हीं पदार्थ को क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है, सूचना देने वाले पदार्थ। अब ये सूचना देने वाले पदार्थ है वो दो तरह के होते हैं। अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में अपने बाड़मेर में या पश्चिमी राजस्थान में एक सब्जी बनती है, कहेंगे हल्दी की सब्जी। एज ए पार्टी के रूप में भी बनाया करो, हल्दी बनाया करो। और हल्दी है, अब हल्दी की सब्जी बनाओ तो हाथ तो पीला होना ही है। और भी अगर साबुन धो तो क्यों जी, हाथ है भाई कड़ा पर जी लाल। तो हल्दी है वो हमें सूचना दे रही है, हल्दी का कलर है वो वैसे तो पीला होता है, लेकिन जब साबुन के साथ ये मिलता है तो कलर कैसा हो जाता है, लाल। और हल्दी है वो जब क्षारों के साथ मिलती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि साबुन में क्या था, क्षार था। साबुन में कैसा था, क्षारक था या फिर साबुन में क्षार था। तो हल्दी है वो हमें सूचना देने का काम करती है। ऐसे ही प्याज हमें सूचना देता है, प्याज है वो भी क्या करता है, सूचना देने का काम करता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, सूचना देने का काम करते हैं, उन सूचकों को तो कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। उनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर कहा जाएगा। जैसे हल्दी है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे लिटमस है तो लिटमस भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे डहेलिया या गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का फूल है, पुष्प है, ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जो हमें ये सूचना देंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। लेकिन प्रयोगशाला में कुछ ऐसे भी पदार्थों का हमने निर्माण किया है जो हमें अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं और उनको कहा जाता है कृत्रिम सूचक।
और कृत्रिम सूचक के रूप में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो है मेथिल ऑरेंज, ये दो पदार्थ है मेथिल ऑरेंज, और एक है आपके फिनोप्थेलिन। तो ये दो किसका काम करते हैं? कृत्रिम सूचक का। सूचक क्या होते हैं? सूचना देने वाले पदार्थ। किसकी सूचना चाहिए? अम्ल और क्षार की। अगर प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ सूचना दे रहे हैं तब तो उनको क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल का पुष्प है। और अगर मानव ने निर्मित किया है पदार्थों को और वो सूचना दे रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? कृत्रिम सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज है या फिनोप्थेलिन है। अच्छा, प्याज है, प्याज भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करता है, लेकिन प्याज है उसमें कलर चेंज नहीं होता। ये तो क्या करते हैं? कलर चेंज करके या रंग परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। लेकिन प्याज है वो किस परिवर्तन करता है? जब उसको अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है तो उसके गंध में परिवर्तन होती है, और गंध में परिवर्तन के द्वारा जो सूचना देने वाले होते हैं उनको एक और नाम दे दिया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार में मिलाने पर वो गंध के में परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देंगे, और उन्हें क्या कहा जाएगा? गंधीय सूचक, या इंग्लिश में इनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल अपने हो जाएगा प्याज। प्याज है वो किसका काम करता है? गंधीय सूचक का काम करता है। अब थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? लिटमस के बारे में, कि लिटमस है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस है वो एक बैंगनी कलर का, बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का होता है लिटमस। और किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन, या फिर इसको लिचेन भी पढ़ा जाता है। लाइकेन, या कहीं कहीं पर क्या लिखा होगा? लिचेन होगा। इससे प्राप्त किया जाता है किसको? लिटमस को। जब इसको प्राप्त किया जाता है इसका कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। फिर उसको उपचारित करके दो कलरों में और परिवर्तित कर दिया जाता है। एक तो कौन सा कलर बना दिया जाता है? नीला, और एक कैसा बना दिया जाता है? लाल बना दिया जाता है। अब ये जो लाइकेन है, हालांकि लाइकेन को हम कहते हैं कि ये लाइकेन पादप है, और एक पादपों का समूह है थैलोफाइटा। पादपों के कुछ समूह है, थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। ये पादपों के समूह है। और उस समूह में से एक समूह है थैलोफाइटा। और हमारे मानव के भी समूह बने, मानव क्या हमारे जंतुओं के भी समूह बनेंगे। जैसे कॉर्डेटा एक समूह है, तो कॉर्डेटा में कौन कौन से आते हैं? पक्षी आते हैं जिनको एवीज कहा जाता है। मैमल्स आते हैं, स्तनधारी, जो कि हम कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में कौन? रेंगने वाले, पर्ड, गोरायो, ये आते हैं। और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कहा जाता है उभयचर को। कौन है? मेंढक है, मेंढक उभयचर है। और पीसीज, पीसीज में कौन आती है? मछलियाँ, मछलियाँ जो कि पानी में रहती है, तो पानी वाले वो पीसीज में आ जाते हैं। तो थैलोफाइटा समूह है, उसमें पाया जाता है कौन सा? लाइकेन। हालांकि ये पादप नहीं है, पादप की तरह बिहेव करता है। ये दो चीजों का मिक्सर है, एक तो है आपके शैवाल और दूसरी है कवक। शैवाल और कवक जब साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं तब क्या बन जाता है? लाइकेन बन जाता है। तो ये कहते हैं कि भाई साथ भी जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। अब ऐसी कसमें क्यों खाते हैं, एग्रीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों के है पीड़ है, सौदा तो क्यों होया करे? पीड़ का ही सौदा होया करे। तो ये समझौता इनके बीच में हुआ है साथ रहने का। वो समझौता क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है कि शैवाल, अच्छा शैवाल और कवक देखी हुई है आपके? शैवाल, शैवाल देखनी है तो अपने काई ने देख सको, टोंके में हरे कलर की काई होया करे, बाके होया करे, शैवाल होया करे। और कवक रोटी मत आया करे, हाँ रोटी मत आया करे, बाकी होया करे कवक। तो शैवाल और कवक है। कवक की खासियत होती है कि कवक में रेशे पाए जाते हैं। कवक में क्या उपस्थित होते हैं? रेशे। और रेशे होने के कारण ये क्या कर सकती है? कवक है वो पानी को अवशोषित कर सकती है। इसमें पानी को अवशोषित करने की कैपेसिटी पाई जाती है। और शैवाल की बात करें तो शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जिसके कारण शैवाल है वो क्या कर सकती है? प्रकाश संश्लेषण।
और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा है वो क्या बनाता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। यानी कि जो शैवाल है वो अपना भोजन खुद बना सकती है, उसमें भोजन बनाने की कैपेसिटी है। लेकिन शैवाल के साथ एक गड़बड़ी है कि ये पानी को अवशोषित नहीं कर सकती। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, साथ में क्या जरूरी है, पानी, और चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। और इससे बन जाएगा आपके ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ये बाई प्रोडक्ट में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बन जाएगी। तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, पानी, और ये पानी अवशोषित कर नहीं पाता। अगर शैवाल को पानी नहीं मिला तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। इधर कवक की बात करें, पानी को तो अवशोषित कर लेगा, हम कितना दिन पानी पी पी काम चलाएं, रोटी तो चाहिए, खाना इसको चाहिए, और खाना बनाने के लिए इसके पास सिस्टम है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर अकेला ये रहे तो भी मर जाएगा और अकेला ये रहे तो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तब ये दोनों आकर आपस में बैठते हैं और समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तन तो के चाहिए रोटी और मन के चाहिए पानी, तू मन दे दे पानी तो बदले में तन के दे दे रोटी। और इन दोनों का एक संबंध बन जाता है और इस संबंध को क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध। क्या कौन सा संबंध बनता है, सहजीवी संबंध बनाकर जो पादप का निर्माण करते हैं उस पादप को क्या कहा जाता है, तो उस पादप को लाइकेन कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि लाइकेन है या लिचेन है वो थैलोपाइटा समूह का एक पादप है जो कि शैवाल और कवक के बीच में क्या है, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब है कि दोनों है, दोनों को बराबर आवश्यकता है, दोनों को लाभ होगा, हानि किसी को भी नहीं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए सूचक। सूचक या इंडिकेटर्स। तो सूचक या इंडिकेटर में लिखिए, वे पदार्थ जो रंग व गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल व क्षारक की उपस्थिति की सूचना देते हैं, सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अच्छा, गाड़ी में भी इंडिकेटर होया करे के काम आया करे, वह भी सूचना देने के काम आया करे। ठीक है, लाल ड्राइवर है, लाली गाड़ी है, भी सूचना देने के काम आया करे। तो इंडिकेटर है, यहाँ पे इंडिकेटर क्या है, सूचना देने वाले। अगला पॉइंट लिखिए, सूचक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। सूचक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिखिए प्राकृतिक सूचक। सूचक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिख दीजिए प्राकृतिक सूचक। अब इसकी परिभाषा तो वैसे अपने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, और नाम से ही पता चल जाएगा कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं और सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक। उदाहरण लिख दो सीधे, हल्दी, लिटमस, गुड़हल का पुष्प या और प्याज।
अच्छा, वनीला क्या होता है? वनीला, वनीला, हाँ आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम तो आया करे, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम आया करे, के होया करे वनीला? अच्छा, वनीला आइसक्रीम तो आती। तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल का पुष्प, प्याज। दूसरा लिखिए कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, और कृत्रिम सूचक में लिखिए मैथिल ऑरेंज व फिनोप्थेलिन। कृत्रिम सूचक में लिखिए मैथिल ऑरेंज व फिनोप्थेलिन। देखो, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन और लिटमस, इन तीनों का कलर अम्ल के साथ क्या होता है और बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। लिख दिया है मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अब हेडिंग डालिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, इंग्लिश में इनको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो गंधीय सूचक में लिखिए वे पदार्थ जो गंध में परिवर्तन द्वारा, वे पदार्थ जो गंध में परिवर्तन द्वारा, गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार की, अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं, उपस्थिति की सूचना देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। उपस्थिति की सूचना देते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज। जैसे प्याज, हालांकि प्याज है वो गंधीय सूचक के साथ साथ कलर भी चेंज कर देता है, रंग में भी परिवर्तन दिखाता है अगर प्याज का आपने रस निकाल लिया है तो। अब लिखिए लिटमस। लिटमस, ये लिटमस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। लिटमस, तो लिटमस में लिखिए लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, रंजक होता है जो, लिटमस एक बैंगनी रंग का, लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, यहां लिखा हुआ है भाई थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के एक पादप, थैलोफाइटा समूह के एक पादप लाइकेन, लाइकेन या उसको कई बार लिचेन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी लाइकेन के ऑब्लिक में लिख देना, लाइकेन या लिचेन। थैलोफाइटा समूह के पादप लाइकेन या लिचेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन या लिचेन से प्राप्त किया जाता है, जाता है। लाइकेन, लाइकेन
कवक व शैवाल के मध्य लाइकेन कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है। लाइकेन कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एक जगह और पाई जाती है, अपने ग्वार ग्वार देखो ग्वार ने उखेड़ा करे तो जड़ों में गोठियों होया करे छोटी छोटी, तो बी गोठियों में भी अन क्या करे लेग्यूमिनेसी कुल का पादप कया करे, तो गोठियों में भी सहजीवी संबंध पाया जाया करे। इनके में भी सहजीवी संबंध होता है, जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं। अगला लिखिए, इसी में एक लाइन और लिख दीजिए, लाइकेन लाइकेन वायु प्रदूषण, लाइकेन वायु प्रदूषण, और कोष्टक में लिख देना SO2 प्रदूषण। SO2 मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण कोष्टक में लिख दो SO2 प्रदूषण का भी सूचक है, का भी सूचक है। यानी कि कहीं पर वायु प्रदूषण है तो उसकी भी सूचना आपको किससे मिल सकती है, लाइकेन से मिल सकती है। और वायु प्रदूषण में भी स्पेशली कौन सा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उसकी भी सूचना आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, लाइकेन से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ हो गए हैं सूचक। अब देख लो सूचक है उनका अलग अलग कलर कैसे होता है, अम्ल के साथ, क्षार के साथ और उदासीन विलयन में। जैसे आपने ले लिया है कोई भी सूचक है, हम जनरली 3 सूचकों का ज्यादा प्रयोग करेंगे। सूचक है और सूचक में अम्लीय विलयन में उनका रंग कैसा होगा, अम्लीय विलयन अम्लीय विलयन में रंग कैसा होगा। एक हम लिखेंगे क्षारीय विलयन में उनका रंग कैसा होगा, और एक लिखेंगे हम उदासीन विलयन। यानी कि उदासीन कौन सा होता है, जो न तो अम्ल होता है और न क्षार होता है। उदासीन विलयन में रंग है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिटमस के बारे में कि लिटमस है, ये लिटमस सूचक है, इसका अम्लीय विलयन में कलर कैसा होगा। तो अम्लीय विलयन में ये क्या करेगा, नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल। तो आप नीले को लाल या सीधे लाल से लिख सकते हो, लेकिन सीधे लाल लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं नीले को लाल। नीले को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। और क्षारीय विलयन में हाँ, लाल को क्या कर देगा, नीला। तो लाल को क्या लिख देते हैं हम, नीला। और उदासीन में कैसा होगा, तो जो इसका ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, और ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, बैंगनी। तो ये उदासीन विलयन में कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। फिर हल्दी की भी बात कर लेते हैं। हल्दी हल्दी है वो अम्लीय माध्यम में तो कैसी रहेगी, पीली। और क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाएगी, लाल। और उदासीन में कैसी रहेगी, पीली रहेगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का कलर है वो इसमें कैसा होता है, लाल होता है। जब इसको क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और अगर उदासीन में है तो इसका कलर कैसा होता है, नारंगी होता है। थोड़ा ये ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फिनोप्थेलिन का। अब देखो फिनोप्थेलिन का क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा वो अभी बता रहा हूं। फिनोप्थेलिन है वो अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, रंगहीन, कोई कलर नहीं होता। लेकिन क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी या लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या फिर लाल हो जाता है। और उदासीन माध्यम में भी कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा।
अब इससे प्रश्न कैसे आता है, तो इससे प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया गया है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई अम्ल डाल दिया गया है, सपोज दैट वो क्या डाल दिया गया है, HCl, और इसके अंदर 2 बूंद किसी पदार्थ की डाली गई है, और वो क्या कौन सा पदार्थ है हमें नहीं पता। फिर इसके अंदर हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके और इसके अंदर क्या मिला देते हैं, NaOH। जब मिलाते जाते हैं तो इसका कलर है वो रंगहीन रहता है, लेकिन मिलाते मिलाते और एक टाइम ऐसा आता है कि एक बूंद गिरते ही अब इस पूरे के पूरे विलयन का कलर है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो जो आपने पदार्थ मिलाया था वो पदार्थ कौन सा था, तो पदार्थ कौन सा था, फिनोप्थेलीन। क्या मिलाया गया था, फिनोप्थेलीन मिलाया गया था। और फिनोप्थेलीन है वो अम्ल के साथ तो कैसा होगा, रंगहीन, लेकिन अम्ल के साथ क्षार मिलता गया तब भी रंगहीन रहा। क्यों रंगहीन रहा, क्योंकि HCl के साथ क्या मिलता गया, NaOH, और क्या बनता गया, NaCl, और प्लस के क्या बनता गया, H2O। कौन सी अभिक्रिया होती गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती गई। कौन सी अभिक्रिया होती गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती गई। लेकिन जब पूरा का पूरा HCl खत्म हो गया, उसके बाद एक बूंद NaH की पड़ते ही NaH के साथ क्या मिल गया, अब फिनोप्थेलीन, और फिनोप्थेलीन मिलते ही कलर कैसा हो गया, कलर हो गया गुलाबी। और अगर वापस इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या मिला दें, HCl मिला दें, तो कलर वापस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फिनोप्थेलीन है, फिनोप्थेलीन कैसा होता है अम्लीय विलयन में, रंगहीन, क्षारीय विलयन में गुलाबी, और उदासीन में कैसा हो जाएगा, रंगीन। तो ये लिख दीजिए। अच्छा, 7th क्लास में एक और दिया हुआ है आपके, गुड़हल का पुष्प, उसका भी लिख दीजिए। तो ये होता है गहरा गुलाबी, और इसमें हो जाता है आपके हरे कलर का, और इसमें हो जाता है हल्का गुलाबी। तो हल्का गुलाबी तो उसका ओरिजिनल कलर ही है। हो गया। कोई भी अम्ल या कोई भी क्षारक दिया हुआ है, क्षार दिया हुआ है, तो वो कितना पावरफुल है, हमारे स्किन पर, त्वचा पर डालने पर त्वचा को जलाएगा,
या हम उसको पी सकते हैं। कुछ अम्लों को हम पी भी सकते हैं, जैसे नींबू शिकंजी पी सकते हैं, और नींबू में भी क्या होता है, अम्ल होता है, तो उसको हम पी सकते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। जैसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पी सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पी सकते हैं एंटी एसिड के रूप में। तो कुछ को तो पी सकते हैं। क्या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पी सकते हैं? क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पी सकते हैं? पी तो सकते हैं, दोबारा फिर पीने लायक कुछ भी नहीं रहेंगे। तो कुछ अम्ल है वो खतरनाक होते हैं और कुछ अम्ल है वो कम खतरनाक होते हैं। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका डिसाइड करने के लिए एक स्केल बनाई गई है, स्केल बनाई गई है, और उस स्केल को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल या स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल। पीएच स्केल बनाने का काम किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने बनाया था 1909 ईस्वी में, 1909 में बनाया था सोरेनसन। ये क्या करता है? तो ये अम्ल व क्षारक होते हैं, उनका सामर्थ्य, अम्ल व क्षारकों का क्या करता है, सामर्थ्य कितना है। सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब है कि उनकी प्रबलता या दुर्बलता। तो प्रबलता या दुर्बलता का मापन है वो किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है पीएच स्केल की सहायता से। अम्ल या क्षारकों की प्रबलता या दुर्बलता का मापन किससे किया जाता है? पीएच स्केल से। इसमें ये जो वर्ड है, जो पहला वर्ण है, लेटर है पी, ये पी है वो किससे लिया गया है? तो पी जो वर्ण है या पी लेटर है, ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है, एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द। और जर्मन शब्द कौन सा है? पुसांस। पुसांस तो हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, पोटेंज। वाकई में शब्द तो ये है पोटेंज, और इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? पुसांस। इस पुसांस का ये पी उठा लिया, और इस पुसांस का मतलब क्या होता है? तो पुसांस का मतलब होता है शक्ति, शक्ति, या फिर इसको क्या कहा जाएगा? पावर। तो पी, जो पीएच में जो पी है, वो पी कहां से लिया गया है? तो वो जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है या पोटेंस से लिया गया है, और इस पुसांस का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है या पावर होता है। पीएच का अगर शाब्दिक अर्थ भी निकालना है तो पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है पावर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन। आपको कोई भी विलयन दिया गया है, उस विलयन में H प्लस आयन, H प्लस आयन को कौन सा आयन कहा जाएगा? हाइड्रोजन आयन है। इसकी संख्या या इसकी सांद्रता कितनी है, इस सांद्रता का मापन ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? अम्ल होगा। H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है तो कौन सा होगा? अम्ल होगा, क्योंकि H प्लस आयन कौन सा पदार्थ है वो रिलीज करता है, मुक्त करता है? अम्ल करते हैं। और अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम हुई तो कौन से आयन की सांद्रता ज्यादा होगी? OH माइनस। और OH माइनस आयन कौन रिलीज करते हैं? क्षार। तो H प्लस आयन की सांद्रता अगर ज्यादा हुई तो इसका मतलब है कि वो क्या होंगे? अम्ल। और अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम हुई तो OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी और वो क्या होंगे? क्षार होंगे। पीएच है, स्केल बढ़ाने का काम किसने किया था? सोरेनसन ने 1909 में। पीएच का काम क्या होता है? अम्लों व क्षारकों की सामर्थ्य यानी कि प्रबलता या दुर्बलता का मापन पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है। और पीएच में पी शब्द कहां से, पी जो वर्ण है वो कहां से लिया गया है? जर्मन शब्द पुसांस से। और इसका मतलब क्या होता है? शक्ति। और विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का मापन ही क्या कहलाता है? पीएच। हालांकि इसकी एक अलग से परिभाषा बनाई गई है जो 11th 12th के लेवल की है परिभाषा, कि भाई हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, हालांकि हमारे काम की नहीं है, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूं। लिखेंगे हम नहीं, क्योंकि लिखने से ज्यादा मामला कंफ्यूज होगा। माइनस लॉग, लॉग ऋणात्मक लघु गणक होता है, उसको लॉग से लिखा जाता है, माइनस लॉग, और ये 10 है वो आधार होता है, और H प्लस आयन ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। पीएच की परिभाषा यही होती है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहा जाता है? पीएच। हालांकि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। ये H प्लस है, ये पानी के साथ जुड़ जाता है, ये हमने बात की थी, और पानी के साथ जुड़कर कौन सा आयन बना देता है?
H3O प्लस, और इसको कौन सा आयन कहा जाता है, कौन सा आयन नाम लिया गया था, हाइड्रोनियम आयन। तो इसको कौन सा आयन कहा जाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहा जाएगा। तो ओरिजिनली पीएच क्या होता है, तो पीएच बराबर होता है -log10, और कौन सा आयन हो जाएगा, H3O प्लस आयन, ये होता है। तो ये तो ऐसे ही मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है, आपके लेवल में ये याद बिल्कुल नहीं रखना, कंफ्यूज होना ही नहीं है कि भाई फालतू की चीज याद रखें, अपने को इतना ध्यान रखना ये चीजें आपने काम की है। उसके बाद पीएच में, ये पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पीएच स्केल आपसे स्टार्ट हो जाती है 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 0 से। तो एक ऐसे स्केल बनाई गई है, इस तरह की स्केल है, और इस स्केल में 0 से स्टार्ट किया जाता है और 14 तक चलता है, और आधेटा, वैसे आधेटा क्या होता है, ना आधेटो अपने नॉर्मली आधेटो के होया करे सेंटर में, नॉर्मल आधेटो का मतलब तो अपने सेंटर में हुए, या रोटी जीमते हमें पानी पियो जनक पूछेगा कि हो कि भाई आधेटो हो हमें, ठीक है, हम लारली रोटी बड़ा जीवनी बाकी है के। लेकिन एक अपने आधेटे का मतलब होया करे कि अर्थी लेन जाया करे शमशान घाट की तरफ, जिना आधी दूरी तय करने के बाद भी मुंडो चेंज किया करे, बी ने कहा करे आधेटो, ठीक है। पहला तो बी ने कही कि मुंडो कौन रखा करे शमशान घाट में, और आधेटे पुगे बस बिंग मुंडो कौन कर दिया करे धौनिया में कर दिया करे। अपने तो वैसे घनी जगह तो करे ही कौन है लेपड़ो, लेकिन फिर भी वो कितनी उड़ो है कि आधेटा कहा जाता है इसको, हुंकारो लिया करे। अब ये जो ताकत है ये तो होती है H प्लस की, और ये ताकत किसकी है, OH माइनस। ये सांद्रता है H प्लस आयन की सांद्रता। अगर 0 से आप 7 की तरफ जाओगे तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती जाती है, कम, और अगर आप 7 से 14 की तरफ जाओगे तो OH माइनस की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो इसका मतलब है H प्लस आयन की सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, सांद्रता में वृद्धि। और अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी हो रही है, तो कौन से आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, OH माइनस की। और OH माइनस आयन है वो कौन मुक्त करता है, क्षार। यानी कि कह सकते हैं कि 7 से 14 तक कोई जो विलयन होगा वो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय विलयन। यानी कि क्षारों के पीएच मान है वो कहां से कहां तक होता है, 7 से 14 तक। और अगर 7 से 0 की बीच की बात करें तो उसका माध्यम है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। वो कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। तो 7 वाला किधर जाएगा, 7 वाला ना इधर का ना उधर का, बीच में हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। करना साहब हूँ इंगो पक्ष लो ना इंगो पक्ष, आप तो के हो नोटल आदमी, ठीक है। नोटल क्या करे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो कैसा होता है, उदासीन। आप कह सकते हैं कि अम्ल की पीएच है, अम्लों की पीएच है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से 7 तक होती है, 0 से 7। और क्षार की पीएच कहां से कहां तक होती है, तो 7 to 14। और जो 7 वाला होता है वो कैसा होता है, उदासीन। और उदासीन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उदासीन जो भी पदार्थ होगा उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो पीएच में कमी होती है या पीएच में वृद्धि होती है, पीएच में कमी होती है। H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि कब होती है, जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, और 7 से 0 की तरफ H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो पीएच में क्या हो रही है, कमी। कमी मतलब यहाँ तो 7 है तो 7 पीएच है, और 7 से इधर जा रही है तो 0 हो रही है, तो कमी हो रही है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता में कमी हो रही है तो पीएच में क्या होती है, वृद्धि होती है। पीएच में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और 7 वाला है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। जैसे अपने आसुत जल, आसुत जल है वो कैसा होता है, तो वो उदासीन होता है।
पीएच स्केल है वो किसने बनाई थी? सोरेनसन। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके पीएच वैल्यू है वो याद रखनी है, रटनी है। बहुत पूछा जाता है कि दूध की पीएच कितनी होती है, लार की पीएच कितनी होती है, हमारे रक्त की पीएच है वो कितनी होती है। तो अलग अलग पदार्थों की पीएच है वो हमें थोड़ी याद रखनी, उसको हम लिख लेंगे, एडिंग डाल दीजिए पीएच स्केल। पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में लिखिए अम्लों व क्षारकों की अम्लों व क्षारकों की सामर्थ्य अम्लों व क्षारकों की सामर्थ्य, कोष्टक में लिख दो प्रबलता या दुर्बलता, प्रबलता या दुर्बलता, प्रबलता या दुर्बलता का मापन पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है। पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है, किया जाता है। पीएच स्केल का विकास, पीएच स्केल का विकास या निर्माण, जो भी कहो, पीएच स्केल का विकास सोरेनसन ने 1909 में किया था। सोरेनसन ने 1909 में किया था, 1909 में किया था। अगला लिखिए पीएच में पी जर्मन शब्द पुसांस, जर्मन शब्द पुसांस, ब्रैकेट में लिख देना पोटेंज, से लिया गया है, पोटेंज से लिया गया है, पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति। नेक्स्ट देखिए किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों या लिखे H3O प्लस, H3O प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों या H3O प्लस आयनों की सांद्रता का मापन, सांद्रता का मापन pH कहलाता है, pH कहलाता है, pH कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिए pH का मान, pH का मान 0 से, pH का मान 0 से 14 के मध्य होता है, pH का मान 0 से 14 के मध्य होता है, 0 से 14 के मध्य होता है।
यदि किसी विलयन का pH 7 से कम है, यदि किसी विलयन का pH 7 से कम है तो वह अम्लीय, 7 से कम है तो वह अम्लीय, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। 7 pH मान वाला विलयन, 7 pH मान वाला विलयन उदासीन होता है, 7 pH मान वाला विलयन उदासीन होता है। अगला लिखिए, यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है, H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो उसका pH मान कम होगा, तो उसका pH मान कम होगा तथा H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता कम या H+ आयन की सांद्रता कम या OH- आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता, OH- आयन कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। OH- आयन की सांद्रता अधिक हो तो उसका pH मान भी अधिक होगा, तो उसका pH मान भी अधिक होगा, तो उसका pH मान भी अधिक होगा। तो अब ये छोटा सा एक डायग्राम साथ में शॉर्टकट में याद रखने के लिए बना दीजिए। तो इस डायग्राम में 0 से 7 तक है वो कैसा विलयन होता है? अम्लीय। किस आयन की सांद्रता ज्यादा है? H+। और 7 से 14 के मध्य OH- आयन की सांद्रता ज्यादा है और विलयन कैसा होगा? क्षारीय। 7 वाला कैसा होगा? उदासीन। अगर आप 7 से इस साइड में बढ़ रहे हो तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और 7 से अगर इस साइड में बढ़ रहे हो तो H+ आयन की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और अम्ल की जो pH वैल्यू है वो 0 से 7 के मध्य होती है, क्षार की pH है वो 7 से 14 के मध्य होती है, और उदासीन है उसकी कितनी होती है? pH 7, जैसे आसुत जल। ये साइड में शॉर्टकट में ये भी लिख देना, अम्ल 0 से 7, क्षार 7 से 14, उदासीन 7।
लिख दिया। अच्छा, एक प्रश्न है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसकी पीएच होगी, तो उसकी पीएच होगी। ऑप्शन दिया हुआ है क्या होगी? 10 होगी। क्यों 10 होगी? क्योंकि ये क्या होगा? ये होगा क्षार, ये क्षारीय विलयन होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना, कहां से कहां तक होता है? 7 से 14 तक। तो 7 से 14 के मध्य होगा। और अगर इसी प्रश्न को घुमा के ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी विलयन की पीएच वैल्यू है वो 3 है, तो वो कौन से लिटमस को किस में परिवर्तित करेगा? नीले को किस में परिवर्तित करेगा? लाल में परिवर्तित करेगा। और एक विलयन है जिसमें लिटमस पत्र डालने पर लिटमस की पत्र के कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7। क्यों 7 होगा? क्योंकि वो कैसा होगा? उदासीन, और उदासीन होगा तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7। अब अलग अलग पदार्थों की पीएच वैल्यू है वो पूछी जाती है, अलग अलग तरीकों से आप याद रख सकते हैं। एक लंबा चौड़ा रामायण है, वो मैंने अभी बनाया है याद रखने के लिए, वो बहुत लंबी चौड़ी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से छोटी ट्रिक बना सकते हो। और लंबी चौड़ी ट्रिक ये है कि 84 कोस दूर समुद्र से, कितना दूर समुद्र है? 84 कोस दूर समुद्र से 7 घड़े पानी लाओ, फिर 64 घड़े दूध लारे लाओ, 64 घड़े दूध लारे लाओ, लारे मतलब पीछे लाओ है? फिर पिलाओ 22 से 24 गिलास नींबू शिकंजी, तो इतो करने में आवेला 74 घड़ा खून का आंसू और 6 घड़ा पेशाब। अब इसमें सारी जितने भी पीएच वैल्यू पूछी जाती है वो सारी आ जाती है कि भाई 84 कोस दूर समुद्र से, ठीक है, तो समुद्र का कितना होता है पीएच वैल्यू? 8.4। 7 घड़े पानी लाओ, तो पानी का कितना हो गया? 7। फिर 64 घड़े दूध लारे लाओ, दूध और लारे, लारे से लार, तो दूध और लार का कितना हो गया? 6.4। फिर पिलाओ 22 से 24 गिलास नींबू शिकंजी, तो 22 गिलास तो नींबू शिकंजी, नींबू की 2.2, और शिकंजी मतलब सिरका, और सिरके की होती है 2.4। तो इतो करने में आवेला 74 घड़ा खून का आंसू, खून और आंसू 7.4, और 6 घड़ा पेशाब, तो मूत्र की कितनी होती है? 6। तो ये सारी पीएच, जितनी भी पीएच अपने पूछी जाती है वो सारी आ जाती है। हालांकि 2 पीएच इसमें बाकी है, एक तो है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो होती है लगभग 14 के करीब, और एक होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा? जो आपने लिखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच वैल्यू होती है 10। बाकी सारी पीएच वैल्यू जितनी भी पूछी जाती है या आज तक जितनी परीक्षाओं में पूछी गई है वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इसको हम कल लिख लेंगे।